Hello, Beta. Good afternoon. Hope you all will be okay. And today we are going to start our next chapter, that is force and laws of motion. आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फोर्स और लाज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी कर लिया है, क्या स्टडी किया था? पिछला चैप्टर था हमारा मोशन, है ना। तो मोशन में आपने पढ़ा कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है ना। मोशन की टाइप्स क्या है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, समथिंग जो भी था। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी, ठीक है। लेकिन उसमें हमने ये नहीं पढ़ा कि मोशन जनरेट कैसे हो रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है ना। जैसे कोई व्हीकल है, उसमें भी अगर मोशन लेके आना है तो इंजन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसे मोशन में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसे रेस्ट में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, आपको रोकने के लिए। या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उसे रोकना नहीं चाह रहे बट उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स। जैसा कि क्रिकेट में आप देखते हैं, बॉलर है, बॉलिंग करेगा, तो जैसे ही उसने बॉल को थ्रो किया तो वो बैट्समैन की तरफ जा रही है। बैट्समैन अपने बैट से उसे हिट करता है, इसका मतलब बॉल पर फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है आपकी। तो उसने क्या किया, उसकी स्पीड चेंज हो ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए उसने, तो क्या किया, फोर्स लगाया। तो इन सब कंक्लूजन से हम क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या है। सभी में आपने देखा ना, फोर्स क्या कर सकता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मूव कराने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। अब ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव ऑलरेडी कर रहा है, तो रोकने के लिए, जैसे मूविंग व्हीकल है तो रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो क्या है, अपोजिंग फोर्स ही है ना जो मोशन को रोकती है। या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ आप बना रहे हैं डो से, है ना, तो क्या करते हैं, उसकी अलग अलग शेप देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। मीन्स फोर्स आपके रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, जो मोशन में है उसे रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है। तो एक्चुअली फोर्स क्या है, कोई एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स क्या है, एन एफर्ट, कोई एफर्ट है, एन एफर्ट ऑफ पुल और पुश। कोई एफर्ट है किस चीज का, पुल करने का या पुश करने का है ना। मीन्स आप देखो, किसी चीज को आपको लेना है तो हम क्या करेंगे, कोई चीज उठानी है तो हम ऐसे नीचे से उठा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसे पुल किया। इसे अगर मुझे फेंकना है इधर तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ठीक है, उसे आप रोक रहे हैं, तो एक टाइप से क्या है, एक एफर्ट लगाया आपने उसे कैच करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, ये पुल और पुश का कोई एफर्ट होता है, तो आप क्या कहते हैं, फोर्स एंड एफर्ट। क्या है, एक एफर्ट है किसका, पुल और पुश का, ठीक है। विच कैन, इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश, विच कैन, जो क्या कर सकता है, आप देखिए, विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज। मीन्स चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी करेगा लेकिन ट्राई कर सकता है। अब क्या है, जैसे बॉल है ना, अगर कोई हल्की चीज हो, जैसे डस्टर है मेरे पास, मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ यहाँ से यहाँ, तो मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा। ये टेबल पर रखा है, टेबल से मैं इधर लेके आई तो पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन ऐसे ही अगर मैं दीवार है या हमारा बोर्ड है, इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रही हूँ, मैंने इस पे फोर्स तो लगाया लेकिन क्या हुआ, पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगने पर हर बार चेंजमेंट होगा। फोर्स या तो चेंज करेगा, विच कैन चेंज, और ट्राई द चेंज, वो चेंज कर भी सकता है या सिर्फ ट्राई कर सकता है चेंज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है, उसको जितना फोर्स चाहिए उतना हम नहीं लगा पाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो आप कह सकते हो विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, और मोशन या मोशन की पोजीशन को चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑल्सो इट कैन चेंज, और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज शेप एंड
साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है, आप ये कह सकते हैं फोर्स इज एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल। ये पुश और पुल का एक एफर्ट है, एक कोशिश है, विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज। वो चेंज कर सकता है या ट्राई कर सकता है किसे, पोजीशन को। कैसी पोजीशन को, वो पोजीशन रेस्ट की भी हो सकती है, मोशन की भी हो सकती है, और वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ऑल्सो और क्या कर सकता है, शेप को या साइज को भी चेंज कर सकता है। ऐसे एफर्ट को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज को हम पुश या पुल करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना। और डेली लाइफ में आप सुबह उठते हैं तब से शाम को सोते हैं तब तक आप मल्टीपल इतने सारे काम करते हैं जिनमें आप अलग अलग फॉर्म में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो क्या कर रहे हैं आप, अपने हाथ से ब्रश पर फोर्स लगा रहे हैं और ब्रश है वो आपके टीथ पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, उसके बाद आप नहाने जाते हैं तो आप वाटर डालते हैं मग से अपने ऊपर, तो क्या हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं वाटर के मग पे। ठीक है, सारी प्रोसेस है। मम्मा खाना बना रही है तो डो को नीट करती है तो क्या करेगी, उसमें फोर्स लगाती है, या रोटियां बेलती है फोर्स लग रहा है। आप साइकिल राइड करते हैं तो साइकिल में पैडलिंग करते हैं तो पैडल क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आपकी साइकिल को मूव करा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही बस में ड्राइवर है, एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ा देता है बस की। ठीक है, या रोकना है तो ब्रेक लगा रहा है, तो जब उसने स्पीड बढ़ाई तब भी उसने फोर्स लगाया है, और उसने ब्रेक लगाया रोका तब भी उसने फोर्स लगाया है। आपके टीचर चौक से लिखते हैं कुछ भी बोर्ड पे तो क्या कर रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं। तो विदाउट फोर्स ये कोई काम नहीं हो पाते ना। तो ऐसे ही बहुत सारे डेली लाइफ में काम है सुबह से शाम तक जो फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो फोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो इनको दो बेसिस पे इनके अलग अलग पार्टीशन दिए हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, क्या पढ़ी है, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी कौन सी पढ़ी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नाम से ही जिनमें एक्चुअली कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है आपके सोर्स और आपके ऑब्जेक्ट के बीच। ऑब्जेक्ट कौन है जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और सोर्स कौन है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मीन्स ऐसी फोर्सेस जिनमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेज। और वो कैसी हैं कांटेक्ट फोर्सेज, सिंपली अब अगर मुझे इस डस्टर को उठाना है ना, तो मैं डस्टर पर फोर्स लगाना चाहूँगी तो मुझे इसे टच करना पड़ेगा, यानी कि ये कैसी फोर्स हो गई, एक कांटेक्ट फोर्स हो गई। इसे नाम क्या देंगे, कुछ भी चीज़ मैं यहाँ से वहाँ रख रही हूँ, या आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, है ना, या बैट से हिट कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, उनमें जब भी आप हॉकी स्टिक से उसे स्ट्राइक करेंगे तो जब वो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्चुअल कॉन्टेक्ट से लगती है। और इसको जो हम हमारी मसल्स से लगाते हैं, या आपने देखा होगा कार्ट है, बुल है या हॉर्स है, कार्ट को खींचता है तो उसके बीच भी एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए ना, बंधा हुआ होना चाहिए कार्ट से, वरना तो फोर्स नहीं लगेगी। तो वो कौन सी होती है आपकी, मस्कुलर फोर्स। कैसी है बेटा, मस्कुलर। तो आप मस्कुलर जो मसल्स से लगती है उस फोर्स को कैसे कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। और भी आपने ये देखा होगा, जैसे बॉल को आपने थ्रो कर दिया है ना, ग्राउंड में थ्रो कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा रोल करने के बाद कुछ देर के बाद क्या करेगी, वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, उसका मोशन रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि ग्राउंड के साथ उसका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। अब जैसे इस चौक को भी मैं यहाँ ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये नीचे इसकी लाइन क्यों शो हो रही है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चिकना होता तो चौक इस पर चलता ही नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट को रोकने के काम आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच एक ऐसी फोर्स लगती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो भी टच में आने पर भी लगती है। तो आपको पता चल गया फ्रिक्शनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स है वो कैसी होंगी, कॉन्टेक्ट फोर्सेज होंगी। अब आ गई नॉन कॉन्टेक्ट। अब नॉन कॉन्टेक्ट कौन सी होती हैं वो बताइए। नाम से इतना तो आइडिया हो ही गया कि नॉन कॉन्टेक्ट ऐसी फोर्सेज हैं जहां सोर्स ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे हम ये मान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इतना तो हमने पढ़ा ही है कि
अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अब जैसे वही न्यूटन वाला एग्जांपल है कि एप्पल है आपके ट्री पर, कोई फ्रूट फ्लावर जो भी है, और जैसे ही वहाँ से अगर वो टूटेगा तो क्या करेगा, सीधा जमीन पर गिरेगा। तो एक्चुअली एप्पल और अर्थ के बीच फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं था, वो तो एक दूसरे से दूर थे, लेकिन वो जब तक डाली पर लगा हुआ था तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वहाँ से उसका फोर्स हटेगा तो वो डायरेक्ट वहाँ आके गिरेगा, यानी कि अर्थ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, कोई प्लेन क्रैश हो जाए हवा में, बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से, फिर भी अगर क्रैश होगा तो कहाँ आएगा, आपके उसके इंजन में कोई खराबी है तो वो फोर्स तो लगा नहीं पाएगा, तो उसके बाद अर्थ अपने फोर्स से उसे अपनी तरफ खींच लेगी, यानी कि अर्थ है वो दूर तक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्चुअली कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा हो गया आपका, ग्रेविटेशनल हो गया। ऐसा ही फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स भी। मैग्नेट भी आपने देखी होगी, आयरन का टुकड़ा इतनी दूर रखा है, यहाँ मैग्नेट है वो इतनी दूर से ही आयरन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स भी कैसी फोर्स हो जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स भी आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगी। और आप क्या कह सकते हैं, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगते हैं, चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, या मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, तो ये चार्ज की वजह से। तो ये कुछ ही फोर्स हैं जिन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, जिनमें एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है, सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच वो कौन सी है, कांटेक्ट, और जिनमें जरूरत नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, नॉन कांटेक्ट। अब इसके साथ एक और कैटेगरी है फोर्सेस की, क्या कहते हैं उनको, फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। वो देखिए क्या होती है, नाम से भी आइडिया हो जाता है ना, बैलेंस मीन्स बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, समझिए उसको क्या है बैलेंस और अनबैलेंस। पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे इस बोर्ड को ही आप कंसीडर कीजिए, दीवार पर लगा हुआ है ना। अब आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो हमेशा नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है हर एक चीज को। मीन्स आपके इस बोर्ड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा, क्योंकि ये जो नेल्स दीवार में लगा रखे हैं वो इसे गिरने नहीं दे रही, कील जो लगाई हुई है। ठीक है, इसका मतलब जितने फोर्स से अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उतना ही फोर्स आपकी दीवार लगा रही है, आपकी वॉल लगा रही है थ्रू द नेल्स, जो नेल्स हैं उनके थ्रू बोर्ड पर इक्वल फोर्स लगा रही है। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, जीरो। तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन रिजल्टेंट ऑफ, जब रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस, दो या ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाए, बिकम जीरो, जीरो हो जाए, यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर देंगे, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड, तब उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेस। देन फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो हमने बैलेंस्ड फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। आप कह सकते हैं अ बुक कैप्ट ऑन अ टेबल। अब कोई बुक है वो टेबल पर रखी है, तो वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि बुक पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट टेबल भी उस पर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर रही और जहां पर थी वहीं है। ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर जरूर कोई बैलेंस फोर्स है। अब जैसे डस्टर है, मैंने नीचे से ऐसे उठाया तो इस पर अनबैलेंस फोर्स लगी, तभी इसमें मूवमेंट हुई, तभी इसने अपनी पोजीशन चेंज की, और अब यहाँ आकर मैंने इसको ऐसे रख दिया, है ना। अब रखने के बाद आपको पता है कि डस्टर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मेरा हाथ है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाए हुए, इसलिए इसको गिरने नहीं दे रहा और इसकी पोजीशन सेम है, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी, यहाँ छोड़ दूंगी तो डस्टर कहाँ जाएगा, नीचे जमीन की तरफ, मीन्स ऊपर वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, तो जो बच गई वो अनबैलेंस फोर्स रह जाएगी और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स आपकी कोई वैल्यू लेकर आए तो वो अनबैलेंस फोर्स है, और अगर 2 और 2 से ज़्यादा का रिजल्ट क्या हो,
जीरो आपका हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। वो आपकी फोर्सेस कैसी होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस अब कैसी होंगी, एक तरफ फोर्स लग गया या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, 3 4 5, आप ये कह सकते हैं। बैलेंस तो क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक फ्रेंड है आपका, वो इसे पुश कर रहा है, ठीक है, कुछ फोर्स लगा रहा है, आप मान लीजिए 10 न्यूटन, और आप दूसरी तरफ से इसे पुश कर रहे हैं। देखिए आप इधर खड़े हैं और आप भी इसे पुश कर रहे हैं और आप में भी सेम एनर्जी है, आपने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ से जो बच्चे हैं, एक इधर धकेल रहा है, एक इधर धकेल रहा है, और दोनों में सेम एनर्जी है, तो इस ऑब्जेक्ट को वो मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या होगा, वो दोनों की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, कैंसिल कर देगी। एक जितना इधर लगाएगा उतना ही उधर लगा देगा, एक दूसरे में से कट जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो आ जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। अब मान लीजिए कि सिर्फ एक अकेला बच्चा है और वो इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, तो ये बॉक्स है इधर शिफ्ट हो जाएगा विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की वजह से, है ना, तो वो कैसे फोर्स हो गई, अनबैलेंस हो गई, क्योंकि इसे किसी ने बैलेंस नहीं किया। अब हो सकता है जो फ्रेंड इधर था ना, वो भी इधर आ गया और उसने भी अपनी 10 न्यूटन इधर से ही उस तरफ लगा दी। अब क्या होगा, 10 और 10 20 न्यूटन, 20 न्यूटन से इसे शिफ्ट करेंगे तो पहले की बजाय जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये फोर्सेस कैसी हैं, अनबैलेंस, क्योंकि एक तरफ एक्ट कर रही हैं, इनके अपोजिट कोई फोर्स नहीं है जो इनको क्या बना दे, जीरो बना दे। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा आपके बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। जब तक फोर्सेस बैलेंस रहती हैं तब तक ऑब्जेक्ट जैसी सिचुएशन में होता है वो वैसा रहता है। अब जैसे सिचुएशन में होता है वैसा रहने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, बैलेंस फोर्स है तो। लेकिन मान लो अगर मैंने कुछ फोर्स लगा के इसको थ्रो कर दिया, जैसे बॉल को हम थ्रो करते हैं, है ना, लेकिन बॉल थोड़ी देर जाके रुक जाती है, वो रुकती किसकी वजह से है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, ग्राउंड पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो बॉल जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स ना लगे, ठीक है। तो मीन्स हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपकी जो बैलेंस फोर्स है वो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर ही लगती है। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो बैलेंस फोर्स लगने पर वो जैसी स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स रखने से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ रहा है इसका मतलब इसमें अनबैलेंस फोर्स है, या मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया इसका मतलब भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम स्पीड से बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी इसका मतलब क्या होगा आपका कि फोर्स है वो क्या है, अनबैलेंस है। शेप चेंज हो गई तो भी फोर्स क्या है, अनबैलेंस, ठीक है। तो आज जो हमने स्टडी किया है उसको जल्दी से हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश which can change or try to change the position of rest, motion and direction. Force also can change shape and size, ठीक है, शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। ये 2 टाइप की है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होगी वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, नहीं होगी वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। फिर आपने पढ़ा बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा बेटा, समझिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर इनर्शिया, और जिसमें गैलीलियो का कॉन्सेप्ट होगा, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट होगा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा बी हैप्पी एंड बी सेफ।